तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2009 में आई मूवी 13B को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि सही ही है। ये मूवी भले ही 13 साल पुरानी है लेकिन आज भी इस मूवी को हॉरर मूवीज में वन ऑफ द बेस्ट मूवी माना जाता है क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बाकी बॉलीवुड हॉरर मूवीज से काफी अलग और इंटरेस्टिंग है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें कि हम सबसे पहले घर के छोटे बेटे मनोहर को देखते हैं जो कि पेशे से सिविल इंजीनियर होता है। फिर उसके बाद हम मनोहर की बीवी को देखते हैं जिसका नाम प्रिया होता है। और वहीं हम मनोहर के बड़े भाई मनोज और उनकी बीवी दीपा और उनके 2 बच्चों को भी देखते हैं। मनोहर की एक छोटी बहन भी थी जो सबकी चहेती थी और घर की सबसे बड़ी माँ थी। ये पूरा परिवार जल्द ही एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ था जो कि 13th फ्लोर पर था और उनका फ्लैट नंबर 13B था। सभी लोग नए घर में आकर बहुत खुश थे क्योंकि मनोहर और मनोज ने काफी मेहनत करके इस घर को खरीदा था लेकिन घर का लोन अभी भरना बाकी था। अब हम देखते हैं कि मनोहर चाय पी रहा होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि चाय दूध से नहीं बनी है। प्रिया बताती है कि जब से यहाँ पर आए हैं तब से दूध ही फट जाता है, इसीलिए मिल्क पाउडर की चाय बनाकर दी है। इस बात से माँ थोड़ा परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनके हिसाब से दूध फटना अपशगुन माना जाता है। लेकिन तभी घर के दोनों बेटे उन्हें समझाते हैं कि ये फ्लैट हमने बड़ी मुश्किल से खरीदा है तो अब ये सब सोचने का मतलब नहीं है क्योंकि हमें रहना तो यहीं पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोहर का भतीजा अपने चाचू का मोबाइल लेकर उनकी फोटो खींचने लग जाता है। इस बात के लिए मनोहर उसे डांट लगाता है क्योंकि वो काफी महंगा मोबाइल था और जल्द ही खरीदा था। तभी मनोज देखता है कि भगवान की फोटो जमीन पर ही रखी हुई हैं तो वो जल्द से जल्द उन्हें दीवार पर लगाने के लिए कहकर अपने काम पे निकल जाता है। फिर इसके बाद मनोहर भी अपने काम पर जाने के लिए निकलता है और लिफ्ट के अंदर एंट्री लेता है लेकिन लिफ्ट चल ही नहीं रही होती। वो बार बार बटन दबाकर लिफ्ट चलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे लिफ्ट उसी फ्लोर पर अटक गई हो। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है जो कि देख नहीं सकता था और उसके साथ हमेशा एक कुत्ता रहता था। मनोहर बूढ़े आदमी को अपने बारे में बताने लग जाता है कि वो जल्द ही फ्लैट नंबर 13B में शिफ्ट हुए हैं और उन्हें यह भी बताता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है। मनोहर के चले जाने के बाद बूढ़ा आदमी लिफ्ट के अंदर जाता है और जब वो बटन दबाता है तो लिफ्ट चलने लग जाती है। मनोहर 13 मंजिल सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है और तब वो देखता है कि सभी लोग लिफ्ट से आ जा रहे हैं और लिफ्ट अच्छे से काम कर रही है। अब मनोहर अपने काम पर पहुंच जाता है तभी उसके दोस्त की नजर उसके नए फोन पर पड़ती है तो वो उसे ही देखने लग जाता है। उसका दोस्त उसे फोन वापस करने के लिए कहने लगता है ये कहकर कि फोन खराब है क्योंकि इसमें फोटो अच्छी नहीं आई है। मनोहर जब फोटो देखता है तो देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी अजीब तरह से दिख रही थी और ये वही फोटो थी जो उसके भतीजे ने घर पर क्लिक करी थी। मनोहर उसी वक्त दोबारा से अपनी फोटो क्लिक करता है तो तब उसकी फोटो एकदम क्लियर आती है तो वहीं पर उसकी दोस्त की बात गलत हो जाती है। अब हम घर का सीन देखते हैं जहां माताजी और उनके बहुएं सब मिलकर टीवी सीरियल देख रही होती हैं। उनका कोई फेवरेट सीरियल आने वाला था तो प्रिया वो चैनल लगाने लग जाती है लेकिन तभी टीवी 13 नंबर के चैनल पर रुक जाती है और तब रिमोट भी काम करना बंद कर देता है। तभी इस चैनल पर एक सीरियल स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम सब खैरियत होता है। तीनों ही सोचती हैं कि अब रिमोट तो काम नहीं कर रहा तो जो आ रहा है उसे ही देख लेते हैं क्योंकि उन्हें तो बस एंटरटेनमेंट ही चाहिए था। इस सीरियल में एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि सेम उनकी फैमिली जैसे ही थी। सीरियल की फैमिली में भी उतने ही मेंबर थे जितने इस फैमिली में थे। सीरियल वाली फैमिली भी अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी और सब उसी तरह खुश नजर आ रहे थे जैसे ये फैमिली खुश थी। शाम होने पर जब मनोहर घर वापस आता है तो तब भी लिफ्ट काम नहीं कर रही होती तो उसे सीढ़ियों का सहारा लेकर ही ऊपर आना पड़ता है। मनोहर तभी देखता है कि भगवान की फोटोज अभी भी जमीन पर ही रखी हुई हैं। तो प्रिया बताती है कि हमने दीवार पर कील ठोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन कील अंदर जा ही नहीं रही। इस बात से मनोहर खुद ही कील ठोककर फोटोज लगाने का सोच लेता है। मनोहर हथौड़ी लेकर कील ठोकने में जुट जाता है लेकिन ना जाने क्यों कील दीवार के अंदर जा ही नहीं रही होती। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर मनोहर और जोर जोर से हथौड़ी मारने लग जाता है जिससे कि वो कील के बजाय अपने उंगली पर ही हथौड़ी दे मारता है और खुद को जख्मी कर लेता है। ये देखकर माँ उस पर भड़क जाती हैं क्योंकि वो तुरंत ही काम से आया था और फिर इस काम में लग गया था तो वो उसे चुपचाप आराम करने को कहती हैं।
अब अगली सुबह मनोहर को फिर से पाउडर वाली चाय मिलती है क्योंकि दूध दोबारा से फट चुका था। तभी हम देखते हैं कि टीवी पे एक शो आ रहा होता है जिसमें कि डॉक्टर शिंदे नाम का आदमी इंटरव्यू दे रहा होता है। उनका नाम सुनते ही माँ तुरंत ही टीवी के सामने आकर बैठ जाती हैं क्योंकि एक टाइम पे माँ को अपने पैरों में बहुत तकलीफ थी, तो उन्होंने ही उनका इलाज करके ठीक किया था। तो वो डॉक्टर शिंदे को बहुत मानती थी। एक तरह से डॉक्टर शिंदे उनके फैमिली डॉक्टर थे। रिपोर्टर उनसे आत्माएं और भूत प्रेत के बारे में पूछती हैं क्योंकि डॉक्टर शिंदे अक्सर इन सब चीजों के बारे में रिसर्च किया करते थे और वो बहुत जाने माने डॉक्टर थे। डॉक्टर शिंदे बताते हैं कि जिस तरह से भगवान है उसी तरह उनका अपोजिट फोर्स होना भी जरूरी है, और अगर जिंदगी है तो मरने के बाद भी कोई जिंदगी होगी ही। लेकिन ये सब मेरा अपना मानना है, इसलिए जरूरी नहीं कि ये सब हो भी। इसी बीच हम देखते हैं कि छोटा बच्चा फिर से फोन के साथ खेलते हुए सबकी फोटो खींच रहा होता है जो कि नॉर्मल ही आ रही होती है। लेकिन वो जैसे ही मनोहर के पास पहुंचता है तो फोटो फिर से एकदम अजीब सी आ जाती है जिससे कि बच्चा भी डर जाता है। मनोहर जब अपने फोन में फोटोज देखता है तो उसे थोड़ा थोड़ा अजीब सा फील होने लग जाता है क्योंकि बाकी सभी की फोटोज नॉर्मल थी लेकिन उसकी ही फोटो अजीब सी आई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मनोहर अपने काम पर होता है, तभी वो एक आदमी को अपने घर पर ड्रिल करके कील गाड़ने के लिए भेज देता है। आदमी जब घर जाकर ड्रिल करने के लिए जैसे ही मशीन प्लग में लगाता है तो उसे भयानक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। आदमी जब होश में आता है तो उसे अपनी तबीयत खराब सी लगने लग जाती है, तो वो तुरंत ही घर से निकल जाता है और दीवार पर कील अभी भी नहीं लग पाती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वही टीवी सीरियल चल रहा होता है और उसमें दिखाते हैं कि छोटा बेटा यही सोच रहा होता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये बात वो किसी को भी नहीं बता सकता था, नहीं तो सब घर खाली करने को कहने लगेंगे। तभी उसके पास उसका बड़ा भाई आता है और एकदम खुश होते हुए छोटे भाई को मिठाई खिलाकर बोलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और सैलरी में 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। अब हम लोग जल्द से जल्द घर का लोन चुका पाएंगे और फिर खुशी खुशी रह पाएंगे। अब शाम होने पर मनोहर घर आता है तो मनोज उसे खुशी खुशी बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और सैलरी में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो भी उस सीरियल में दिखाया गया था सेम वैसा ही हो रहा था, यानी कि जो भी सीरियल में आएगा वो एक तरह से इस फैमिली का भविष्य होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मनोहर की छोटी बहन कॉलेज जा रही होती है क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला था और वहीं घर के बाकी मेंबर एक शादी में जा रहे थे। सभी के चले जाने के बाद मनोहर घर में अकेला रह जाता है कि तभी घर की घंटी बजती है। मनोहर जब गेट खोलता है तो उसके सामने वही बूढ़ा आदमी होता है और तब उसे याद आता है कि उसने ही उनको डिनर पे बुलाया था, लेकिन ये भूल गया था कि आज तो घर पर कोई रहने वाला नहीं था, तो अब डिनर कहाँ से बनता। मनोहर तब भी उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहता है, तो जैसे ही बूढ़ा आदमी घर के अंदर आने के लिए कदम बढ़ाता है तभी उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लग जाता है। बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते को कैसे भी करके अंदर लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुत्ता डर के मारे चैन तोड़कर भाग जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि कुत्ते ने शायद यहाँ कुछ देखा जिससे कि वो काफी डर गया क्योंकि उसकी आवाज बहुत डरी हुई लगी, और इतना कहकर वो कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब ये बात मनोहर को काफी अजीब लगती है क्योंकि कुत्ते का जैसा बर्ताव था वो हमेशा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन उसके घर के अंदर आने को लेकर वो ऐसी हरकतें कर रहा था। तो वो उसी वक्त अपने मोबाइल से खुद की फोटो खींचने का सोचता है ताकि उसका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो सके। वो जब घर के बाहर खड़े होकर फोटो लेता है तो फोटो एकदम नॉर्मल आती है, लेकिन जब वो घर के अंदर आकर फोटो खींचता है तो फोटो बिल्कुल वैसे ही अजीब सी आती है, और इस बात से मनोहर को ये कंफर्म हो जाता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे सीरियल में घर के छोटे बेटे को लगने लगा था कि घर में कोई और भी है, उसी तरह मनोहर को फील होने लगा था कि घर में उसके परिवार के अलावा कोई और भी है। मनोहर इन सारी चीजों से परेशान होकर टीवी के सामने बैठ जाता है। तभी टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है और सेम वैसे ही चैनल लगकर वही सीरियल चालू हो जाता है, और उस वक्त दिन के 1 बज रहे होते हैं। सीरियल में दिखा रहे होते हैं कि अब तक के एपिसोड्स में क्या क्या हुआ, और तब मनोहर उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि जो भी उसमें दिख रहा था सेम वैसे ही सब कुछ घर में हो रहा था। जैसे कि फैमिली का नए घर में शिफ्ट होना, दूध फटना, बड़े भाई को प्रमोशन मिलना और छोटी बहन का रिजल्ट आना। अब सीरियल का नया एपिसोड शुरू हो जाता है जिसमें कि दिखाते हैं कि छोटी बहन कॉलेज में अपना रिजल्ट देखने जाती है और उसे पता चलता है कि वो अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो गई है। उसी वक्त मनोहर की बहन घर आ जाती है और खुशी खुशी बताने लगती है कि वो काफी अच्छे परसेंटेज से पास हो गई है, और जो परसेंटेज वो बताती है वो सेम उतनी ही होती है जितनी टीवी वाली लड़की की थी।
तभी उसमें अगला सीन आता है कि छोटे भाई की बीवी उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मनोहर उस वक्त पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि उसका दिमाग ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी टीवी सीरियल में हो रहा है वो हूबहू उसकी फैमिली के साथ कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा है तो आने वाले टाइम में उसकी बीवी यानी कि प्रिया प्रेग्नेंट होने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए मनोहर प्रिया को रेगुलर चेकअप कराने के लिए कह देता है, और जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है। अब बाप बनने की खुशी में मनोहर उस सीरियल के बारे में एक पल के लिए भूल ही जाता है और खुशी खुशी मिठाई और बुके लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में ही उसे वही बूढ़ा आदमी मिल जाता है, तो वो उन्हीं के साथ लिफ्ट में चलने का सोच लेता है। उसे यकीन था कि लिफ्ट नहीं चलेगी, लेकिन इस बार लिफ्ट चल जाती है और तब उसे लगता है कि शायद वो उसी के लिए खराब रहती है। घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था, तो अब पूरा परिवार प्रिया की देखभाल में लग जाता है और सभी लोग काफी खुश होते हैं और नन्ही सी जान आने का इंतजार करने लग जाते हैं। अब एक दिन घर की सभी औरतें वही सीरियल देख रही होती हैं, क्योंकि उन्हें वो सीरियल पसंद आने लगा था। तभी सीरियल में दिखाते हैं कि छोटे भाई की बीवी जो कि प्रेग्नेंट है वो सीढ़ियों पर से गिर जाती है और सीधा उसके पेट में चोट लगती है। मनोहर कभी भी ऐसे टीवी सीरियल नहीं देखता था, लेकिन अब वो छुप छुप कर उस सीरियल को देख रहा होता है, क्योंकि उसे ये यकीन होने लगा था कि जो कुछ भी इसमें होता है वो उसका भविष्य होता है। और जब वो ये सीन देखता है तो काफी घबरा जाता है कि कहीं प्रिया के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी किचन से प्रिया की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। मनोहर जब दौड़कर उसके पास जाता है तो देखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है। देखने पर यही लग रहा था कि कुकर फट जाने की वजह से प्रिया उसकी चपेट में आ गई और यह हादसा हो गया। मनोहर तुरंत ही उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन तभी सीरियल में दिखा रहे होते हैं कि उसमें भी बीवी एडमिट है और लड़का बार बार डॉक्टर से यही पूछ रहा होता है कि मेरी बीवी बच पाएगी या नहीं। मनोहर सोच रहा होता है कि शायद सीरियल से पता चल जाए कि आगे क्या होगा, लेकिन टू बी कंटिन्यूड लिख के आ जाता है। अब पूरा एक दिन बीत जाता है, लेकिन प्रिया की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता और किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या होगा। लेकिन तभी मनोहर के दिमाग में वही सीरियल आता है और वो सोचता है कि शायद सीरियल से ही पता चल पाएगा कि प्रिया के साथ आगे क्या होने वाला है। मनोहर कैसे भी करके दौड़ते भागते सीरियल आने के टाइम पर पहुंच जाता है और तब उसे पता चलता है कि प्रिया बच जाएगी, लेकिन जो बच्चा उसके पेट में पल रहा था वो नहीं बच पाएगा। मनोहर को दुख तो बहुत होता है, लेकिन इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि प्रिया को कुछ नहीं होगा। सीरियल में जैसा दिखाया गया था ठीक वैसा ही होता है और प्रिया की हालत एकदम सही हो जाती है, लेकिन बच्चा नहीं बच पाता। लेकिन मनोहर इस बात की चिंता ना करते हुए प्रिया को गले से लगाकर उसे तसल्ली देता है कि वो उसके पास है तो सब हो जाएगा। अब मनोहर के दिमाग में एक बात आती है कि जिस चैनल पर वो शो आता है और जिसने ये शो बनाया है, अगर उसी से मिले और उससे ही पूछताछ करे तो अच्छा होगा, क्योंकि तभी उसके मन में पैदा हो रहे सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे कि जिस तरह से सीरियल में दिखाया जाता है वैसा सेम उसके साथ ही क्यों हो रहा है। वो सीरियल सब खैरियत के सेटअप में पहुंच जाता है, लेकिन जो वो देखता है उस पर वो यकीन ही नहीं कर पाता। सीरियल का नाम सब खैरियत तो था, लेकिन वो उस तरह का शो बिल्कुल भी नहीं था जिस तरह का वो देखता आ रहा था, बल्कि वो तो कोई ऐसा शो था जिसमें कि कोई होस्टिंग कर रहा था। ये सब देखकर उसका सर एकदम चकरा जाता है, तो वो सीधे एक टीवी की दुकान पर जाता है और उसी सेम चैनल को लगा देता है। उस वक्त 1 बज रहा था तो सीरियल चालू होता है, लेकिन उसमें वो शो आता है जो तुरंत ही वो सेटअप पर देखकर आया था। जो उसके घर पर टेलीकास्ट होता था वो शो तो आ ही नहीं रहा था। ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और अब उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वाकई में उसके घर का माहौल ठीक नहीं है और काफी कुछ गड़बड़ है। वो ये सारी बातें अपने दोस्त शिवा को जाकर बताता है, जो कि पेशे से पुलिस वाला था। शिवा उसकी बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि जो कुछ भी मनोहर ने उसे बताया था वो उसे किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। मनोहर एकदम सीरियस होकर उससे कहता है कि जो कुछ भी मैंने बताया वो सब सच है और सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, और इस बात का यकीन कराने के लिए वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है। उस वक्त वही सीरियल आ रहा होता है और उसमें दिखाते हैं कि घर का छोटा बेटा अपने दोस्त को लेकर आया है, जो कि वो भी पुलिस वाला ही था। तभी दोस्त का एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके घर में गैस का सिलेंडर फट गया है। अब मनोहर तुरंत ही समझ जाता है कि ऐसा सच में होने वाला है, तो वो शिवा को समझाने की कोशिश करता है और उसके घर में कॉल करके उसकी बीवी को घर से बाहर निकल जाने को कहता है। दोनों ही लोग तुरंत ही शिवा के घर पहुंच जाते हैं, तो घर के अंदर घुसते ही उन्हें गैस की भयानक बदबू आती है और तब वो समझ जाते हैं कि वो हादसा सच में होने वाला था। अब यहाँ पर शिवा को भी यकीन हो जाता है कि मनोहर ने जो बताया वो सब सच है। दोनों लोगों को ये समझ आता है कि वो सीरियल वो सब कुछ दिखाता है जो होने वाला है, इसलिए उसका आते रहना सही है, ताकि घर में अगर कोई मुसीबत आए तो वो उस चीज से
से बच सकें। अब हम बूढ़े अंकल को देखते हैं जो कि अपने कुत्ते के साथ आराम से चले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका कुत्ता फिर से अजीब हरकतें करने लग जाता है और चैन तोड़कर भाग जाता है। तभी वहाँ पर मनोहर आ जाता है और उनकी मदद करने के लिए वो कुत्ते को वापस लाने के लिए जाता है। वो देखता है कि कुत्ता एक पार्क में जाकर खुदाई कर रहा है, लेकिन मनोहर उस पर ध्यान नहीं देता और कुत्ते को लेकर चला जाता है। अब शाम होने पर मनोहर कैसे भी करके प्रिया से पूछता है कि आज के एपिसोड में क्या हुआ था। प्रिया बताती है कि सीरियल में पड़ोसी का कुत्ता एक पार्क में जाकर खुदाई करने लगा था, लेकिन फिर इसके बाद का नहीं दिखाया, तो वो कल ही बताएंगे। मनोहर समझ जाता है कि कुत्ता ऐसे ही खुदाई नहीं कर रहा था, बल्कि कोई तो बात रही होगी, तो वो उसी जगह पर जाकर खुदाई करने लग जाता है। काफी खोदने के बाद उसे एक डब्बा मिलता है और जब वो डब्बे को खोलता है तो उसमें से एक एल्बम निकलती है जिसमें की कई सारी फोटोज थी, जिन्हें देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही शिवा के पास पहुंच जाता है और उस एल्बम को दिखाता है। उस एल्बम में उस परिवार की तस्वीर थी जो सीरियल में आया करते थे। मनोहर को उन फोटोज में एक कैलेंडर दिखाई पड़ता है, जिससे कि पता चलता है कि वो फोटोज 1977 की हैं, लेकिन सीरियल में वो सभी अभी भी उतने ही उम्र के दिखाई पड़ते हैं। मनोहर को तभी डॉक्टर शिंदे का ख्याल आता है, क्योंकि उसने डॉक्टर शिंदे का इंटरव्यू देखा था जिसमें कि वो भूत प्रेतों की बात कर रहे थे, तो वो उन्हीं की मदद लेने का सोच लेता है। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने बताया तो वो तुरंत ही माँ को बता देंगे, इसीलिए वो शिवा को एज ए राइटर बना के ले जाता है और कहता है कि मेरा दोस्त एक कहानी लिख रहा है जो कि भूत प्रेत पर आधारित है, तो उसके लिए ही आपकी मदद चाहिए। अब दोनों ही लोग पूरी कहानी सुनाते हैं, तो डॉक्टर शिंदे कहते हैं कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन इंसान का शरीर है, तो अगर आत्माएं इस मशीन पर काबू पा सकती हैं तो वो बाकी सभी मशीन्स पर भी काबू पा सकती हैं। जो भटकी हुई आत्माएं होती हैं उन्हें एक जरिया चाहिए होता है इस दुनिया से कांटेक्ट करने का, तो वो टीवी के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि बदलाव सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं आत्माओं के लिए भी है। जो ये आत्माएं होती हैं वो हमेशा कांटेक्ट इसलिए करती हैं क्योंकि उनका कोई ना कोई काम अधूरा रह जाता है या कोई मकसद होता है जो पूरा नहीं हो पाता, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आना चाहती हैं, और अगर कोई उनका काम पूरा कर दे तो उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। डॉक्टर ये भी हिंट देते हैं कि जहाँ पर ये सीरियल आता है उस जगह से उन आत्माओं का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। अब दोनों लोगों को समझ आता है कि शायद कोई तो चीज है जिसे वो लोग देख नहीं पा रहे, तो उस चीज को जानने के लिए वो दोनों दोबारा से एल्बम देखते हैं। उन्हें एल्बम में एक फोटो दिखाई पड़ती है जिसमें कि एक आदमी एक्स्ट्रा दिखता है जो कि सीरियल में कभी नहीं दिखा था, लेकिन फोटो में मौजूद था। अब दोनों लोग 1977 का न्यूज़पेपर देखने लग जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उस परिवार के साथ हुआ क्या था और उनका मनोहर के घर से क्या कनेक्शन है। तभी मनोहर को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें कि उसी परिवार की खबर छपी हुई थी। उन्हें पता चलता है कि सीरियल में जो छोटी बहन थी वो एक न्यूज एंकर थी और उसको और उसकी पूरी फैमिली को किसी ने हथौड़े से मार मार कर मार डाला था। तभी यहाँ पर एक खुलासा होता है कि जहाँ पर उस फैमिली का घर था उसी जगह पर आज वो बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर मनोहर रहता है, और उनके घर का भी मकान नंबर 13B था। अब जाकर यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि क्यों वो लोग मनोहर के घर में ही भटक रहे थे, क्योंकि उनका मकान नंबर 13B था और मनोहर के घर का मकान नंबर भी 13B ही था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम उसी परिवार को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि घर में नया टीवी आया है। टीवी इसलिए लाया गया था क्योंकि घर की छोटी बेटी न्यूज एंकरिंग करती थी, तो सभी घर वाले उसे टीवी पर देखना चाहते थे। उस जमाने में किसी के घर पर टीवी होना बहुत बड़ी बात होती थी, तो मोहल्ले के सभी लोग बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। अब सभी लोग घर की छोटी बेटी को एंकरिंग करते हुए टीवी पर देख रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं। यहीं हमें दिखाया जाता है कि घर के छोटे बच्चे गार्डन में एक डब्बा गाड़ रहे हैं और ये वही डब्बा था जो मनोहर को मिला था। तभी वहाँ पर घर का छोटा बेटा एक लड़के को लेकर आता है जो कि मानसिक रूप से बीमार था, जिसका नाम अशोक होता है। उसे एक कमरे में ही बंद करके रखा जाता था क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन आज उसे बाहर लाया गया था ताकि वो भी अपनी छोटी बहन को टीवी पर देख सके। माँ पड़ोसियों को अंदर बुलाने के लिए कह देती हैं ताकि सभी लोग उनके घर की बेटी को देख सकें। जैसे ही बाहर के लोग घर में एंट्री लेते हैं वैसे ही अशोक एकदम ही आक्रामक हो जाता है और सभी लोगों पर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि शायद उसको ये अच्छा नहीं लगा था कि उसके घर में कोई और आए। उसकी ऐसी हरकत की वजह से दोनों भाई उसे दोबारा रूम में बंद कर देते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर भीड़ जमा हो रखी है और वहाँ पुलिस भी आई हुई है। पुलिस जब घर के अंदर जाकर देखती है तो अशोक खून से लथपथ हथौड़ा लेकर खड़ा होता है। अशोक जैसे ही पुलिस वालों को देखता है तो वो हथौड़ा लेकर टीवी को फोड़ने लग जाता है। पुलिस वाला वहाँ का माहौल देखता है और तब उसे घर में लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती हैं, तो उसका शक सीधा अशोक पर जाता है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस वाले को वहीं पर एक हीरे जैसा
ऐसा कुछ मिलता है तो सबूत के तौर पर वो अपने पास रख लेता है। पूछताछ करने पर एक आदमी बताता है कि कुछ दिन पहले एक लड़का यहाँ आया था और खूब हंगामा कर रहा था क्योंकि इस घर की जो छोटी बेटी थी उसकी रामचरण नाम के आदमी से शादी हो रही थी और जो लड़का था वो लड़की को पसंद करता था। लड़के ने धमकी दी थी कि वो सबको मार डालेगा, लेकिन कुछ दिन बाद हाथ काट कर उसने अपनी ही जान दे दी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मनोहर और शिवा दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि और क्या क्या हुआ होगा। उन्हें रामचरण के बारे में पता चलता है जिससे कि लड़की की शादी होने वाली थी और उसी ने अशोक का केस भी लड़ा था क्योंकि वो पेशे से वकील था। उन्हें एक और खबर दिखाई पड़ती है कि जो पुलिस वाला उस केस की छानबीन कर रहा था उसने उसी घर पर जाकर अपनी जान दे दी थी। दोनों लोग ये सोचते हैं कि जितने भी लोग थे वो सब मारे गए, लेकिन बस एक इंसान अभी जिंदा हो सकता है जो कि है रामचरण, जिसने कि अशोक का केस लड़ा था। दोनों लोग रामचरण के पास पहुंच जाते हैं ये जानने के लिए कि अशोक ने खून क्यों किया था। रामचरण बताते हैं कि अशोक कभी खून कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उस दिन वहां पर कोई और आया था और उसने ही सबको मारा और हथौड़े को वहीं पर छोड़कर चला गया। अशोक दिमागी तौर पर ठीक नहीं था तो वो सबकी बॉडी को गले लगाकर रोने लगा और तब सारे खून के दाग उसके ऊपर लग गए। फिर वो हथौड़े को लेकर टीवी को तोड़ने लगा क्योंकि उसे लगा कि टीवी की वजह से सब लोग मारे गए। अशोक जिंदा था और जो उसने किया ही नहीं था उसकी सजा काट रहा था, लेकिन उसे जेल में नहीं बल्कि मेंटल असाइलम में रखा गया था और शायद यही वजह थी कि वो सीरियल में दिखाई नहीं पड़ता था क्योंकि उसमें तो वही लोग दिखाई पड़ते थे जो इस दुनिया में रह ही नहीं गए थे। मनोहर प्रिया को फोन लगाता है ये जानने के लिए कि आज के एपिसोड में क्या हुआ था ताकि वो आने वाली मुसीबत से बच सके। प्रिया बताती है कि आज के एपिसोड में एक आदमी हथौड़ा लेकर घर के अंदर घुसा और पूरे परिवार को मार डाला, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया। मनोहर इस बात से काफी डर जाता है और उसे लगता है कि शायद कोई आदमी उसके परिवार को भी मारने आएगा, इसीलिए वो जल्द से जल्द घर की ओर निकल जाता है। मनोहर रात में अचानक से जाग जाता है क्योंकि उसे टीवी की चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो जाकर देखता है तो टीवी में वही सीरियल शुरू हो रहा होता है जो कि दिन के 1 बजे आता था, लेकिन आज वो रात में ही चालू हो गया था। सीरियल में एक आदमी को दिखाते हैं जो कि हथौड़ा लेकर सबके रूम में जाता है और सभी को मार डालता है। फिर धीरे धीरे उस आदमी का चेहरा दिखाते हैं जिसने कि सबको मारा था और जब उस चेहरे का खुलासा होता है तो मनोहर के होश उड़ जाते हैं। मनोहर देखता है कि हथौड़े से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। मनोहर तुरंत ही शिवा और डॉक्टर शिंदे से मिलता है और कहता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली खतरे में है, इसलिए आप लोग मुझे यहीं बंद कर दीजिए और मेरी फैमिली को कहीं ऐसी जगह भेज दीजिए जहां मैं ना जा सकूं और ना ही मुझे पता हो कि वो कहां है। मनोहर की बात पर भरोसा करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और शिवा वहीं मौजूद होता है ताकि वो बाहर ना जा सके। वहीं डॉक्टर शिंदे फ्लाइट्स की टिकट निकालकर घर पर देने के लिए निकल जाते हैं। मनोहर एकदम टेंशन में इधर उधर टहल रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि घर के बाहर सेम वैसा ही हथौड़ा रखा हुआ है जैसे उसने खुद सीरियल में पकड़े हुए देखा था। तभी उसे याद आता है कि सीरियल की स्टार्टिंग में जो हथौड़ा लेकर आदमी घुसा था उसका हथौड़ा अलग था और जो हथौड़ा वो लेकर खड़ा था वो हथौड़ा अलग था। इस बात से उसे काफी कुछ समझ में आ जाता है तो वो शिवा को दरवाजा खोलने के लिए कहने लगता है। मनोहर ने ही कहा था कि चाहे जो हो जाए लेकिन दरवाजा नहीं खोलना, तो उसी बात को मानते हुए शिवा दरवाजा नहीं खोल रहा होता। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर शिंदे घर पहुंच जाते हैं तो उन्हें प्रिया मिलती है तो उसे टिकट पकड़ाकर कहते हैं कि तुम सभी को कल सुबह यहाँ से रवाना होना है क्योंकि मनोहर ने ऐसा करने को कहा है। प्रिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है तो वो डॉक्टर शिंदे को अंदर बुलाती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। तभी अचानक से वहाँ टीवी चालू हो जाता है और वो लड़की जो न्यूज एंकरिंग करती थी वो दिखाई देने लगती है। वो बताती है कि 30 साल पहले एक लड़की जो कि न्यूज एंकरिंग करती थी उसको और उसके परिवार को हथौड़े से मार डाला गया और उसी के जुल्म में उन्हीं के परिवार का एक सदस्य जेल में है जो कि एक मानसिक रोगी है। तभी लड़की एकदम गुस्से से कहती है कि वो हत्याएं मेरे भाई ने नहीं बल्कि तुमने की हैं। तुम्हारे भाई को अपनी जिंदगी की कीमत नहीं पता थी इसलिए उसने अपनी जान दे दी, वो भी इसलिए क्योंकि एक लड़की ने शादी करने के लिए मना कर दिया था। अब यहाँ पर सारा राज खुलता है कि जो परिवार टीवी सीरियल में दिखाई पड़ता था उन्हें डॉक्टर शिंदे ने ही हथौड़े से मारा था क्योंकि उसका जो छोटा भाई था वो उस परिवार की लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की की शादी हो रही थी तो इस बात को वो सह नहीं पाया और अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें कि लिखा था कि जो लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसी के चलते अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए डॉक्टर शिंदे ने पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया था, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जो पुलिस वाला तहकीकात कर रहा था उसे भी डॉक्टर शिंदे ने ही मारा था क्योंकि उसे डॉक्टर शिंदे पर शक हो गया था, तो डॉक्टर शिंदे ने उसे भी रास्ते से हटा दिया। लड़की कहती है कि हम चाहते तो तुम्हें पहले ही मार डालते,
लेकिन हम चाहते थे कि तुम्हें उसी जगह मारे जहां तुमने हम सबको मारा था और तब जाकर हमें शांति मिलेगी। ये सारा राज खुलने के बाद डॉक्टर शिंदे फिर से अपने उसी रूप में आ जाते हैं और गुस्से में टीवी ही फोड़ डालते हैं। तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं तो डॉक्टर शिंदे को उन सब में वही पूरा परिवार दिखाई देने लग जाता है। अब वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और उनका दिमाग उनके साथ खेलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो हथौड़ा लेकर उन पर ही हमला करने लग जाते हैं। डॉक्टर शिंदे मनोज को पकड़ लेते हैं और जैसे ही उसे हथौड़े से मारने वाले होते हैं कि तभी वहां मनोहर आ जाता है, जिसके हाथ में वही हथौड़ा होता है जो उसने वहां देखा था और फिर उसी हथौड़े से डॉक्टर शिंदे को मार डालता है। अब यहाँ वैसे ही सेम सीन दिखाया जाता है जैसे सीरियल में दिखाया गया था। तो अब जाकर समझ आता है कि मनोहर ने अपनी फैमिली को नहीं बल्कि उसको मारा था जो उसकी फैमिली को मारना चाहता था, और यही सारी बातें उसे समझ में आ गई थी। इसीलिए वो कैसे भी शिवा को कन्विंस करके मौके पर घर आ गया था। अब कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि अब पूरा परिवार खुशी से रह रहा था और अब मनोहर की फोटो भी सही से आने लगी थी, जिसका मतलब ये था कि उस परिवार के खूनी के मरने के बाद पूरे परिवार को शांति मिल गई थी। हम देखते हैं कि मनोहर अशोक को अपने घर में ही ले आया था और उनका ख्याल रखने लगा था क्योंकि शायद उन्हें एक परिवार की ही जरूरत थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मनोहर अपने काम के लिए निकल रहा होता है और अब लिफ्ट भी आराम से काम कर रही होती है। तभी उसके पास डॉक्टर शिंदे का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो तो मर चुके थे। कॉल उठाने पर डॉक्टर शिंदे की आवाज आती है कि अगर हम इस जनरेशन में मर जाएं और हमारी आत्मा को असली दुनिया से संपर्क करना हो तो हम टीवी नहीं बल्कि मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब खैरियत। इतना कहने के बाद फोन कट हो जाता है और हमें लिफ्ट जोरों से नीचे जाते हुए दिखाई जाती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो हमें मूवी के आखिर में दिखाया गया है उससे हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों का कोई काम अधूरा रह जाता है या वो किसी वजह से मारे जाते हैं तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। तो अब डॉक्टर शिंदे की आत्मा भटकने लगी थी क्योंकि वो भी मनोहर से बदला लेना चाहती थी। उस पूरे परिवार की आत्माओं को शांति मिल गई थी, लेकिन ये बदले का सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ था, जिसका शिकार शायद मनोहर हो भी जाता है, लेकिन हमें साफ तौर पर यह बताया नहीं जाता कि आखिर हुआ क्या। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ सकता है, लेकिन इतने साल बीत गए हैं पर अब भी इसका सेकंड पार्ट नहीं आया।